हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग साइंस के। आज आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स क्लास 12th के बच्चों के लिए सारा कोर्स ऑफ मटेरियल, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब फ्री में दिया जा रहा है। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में जो नीचे नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट 2026 में जो बच्चे फाइनल 12th का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी नया बैच लॉन्च होने वाला है। आप हमसे कांटेक्ट में रहिए और हमसे जुड़कर अपने भविष्य को एक ठोस शुरुआत दीजिए। अच्छे नंबर को लाना है तो हमसे जुड़िए और अपने कैरियर को एक नई दिशा पर पहुंचाइए। आज इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट परख जो कि मॉडल सेट आया हुआ है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट का क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये अभी आया हुआ है। इसको अगर आप कर जाएंगे तो 100% गारंटी है क्वेश्चन इससे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम दिन बच गए हैं, तो बच्चों पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। संकाय विज्ञान है, विषय भौतिकी आप देख रहे हैं, क्लास 12th फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है। पहला सेट अभी हम लोग यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं MCQ क्वेश्चन का। आप जानते हैं आपको 25 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में लिखने वाले 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इस तरह से टोटल 32 क्वेश्चंस आप आसानी से चुटकियों बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज सेट 1 देखेंगे। सेट 1 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए मॉडल सेट 1 है। क्या आपका पैटर्न है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आइए जल्दी से क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। इनमें से किसका मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर है। SI यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पहले यूनिट से मतलब कि पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, देखिए वोल्ट पर मीटर ये पूछ रहा है। तो आप वोल्ट जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है और मीटर किसका है तो डिस्टेंस का है। अब आपको फॉर्मूला लगाना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब dV और डिस्टेंस हो गया dr। तो dV और dr बराबर होता है E। इलेक्ट्रिक फील्ड के ये रिलेशन होता है E = -dV/dr, रेट चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक सरफेस जिस पर सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है हर एक बिंदु पर, उसको किस नाम से जाना जाता है। एक ऐसा सरफेस का नाम बताना है जिस पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू हर जगह पर सेम होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग जानते हैं उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वल पोटेंशियल नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल समविभव पृष्ठ। हिंदी में बोलेंगे सम मतलब बराबर, विभव और पृष्ठ सतह को बोला गया, पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही VVI क्वेश्चन है, फाइनल में आपके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 3rd नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है ये पूछा जा रहा है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। किलो का मतलब हो गया 1000, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है आवर, तो आवर SI यूनिट तो है नहीं। SI यूनिट क्या है बच्चों, SI यूनिट है सेकेंड। आप जानते हैं टाइम का, तो आप ये भी जानते हैं कि 1 आवर में 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो इसको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा 3600 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है इसको कन्वर्ट करना है। ये किसके बराबर, देखिए लास्ट में सब में J लिखा हुआ है और J यहाँ डिनोट करता है जूल को, जो कि एनर्जी का SI यूनिट है। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 36 गुना
10 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5। अब देखिए तो 5 वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, देखिए लेकिन पॉइंट में है तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। 3.6 10⁻6 जूल, यही आंसर हो जाएगा। मतलब तीसरा का पहला ऑप्शन सही है, 3.6 10⁻6 जूल। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला है एकदम। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले मैंने आपको कराया है, इसके पहले जो मॉडल सेट हम लोग सॉल्व करवाए थे आपको, उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखिए फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब ज़रूर ये इंपॉर्टेंट होगा, तभी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आपके सामने, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड। तो उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगी? सी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, ये हो जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले थोड़ा देख लेते हैं। 2 प्लेट होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। दोनों के बीच कुछ दूरी होता है, इसी दूरी को डी से डिनोट किया गया है, कैपेसिटेंस को सी से और प्लेट के एरिया को ए से डिनोट किया गया। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन इससे आपको कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से बना लेंगे। अगर आपको एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एक बात देखने के लिए है कि जो C है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया पर है और यही C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस पर है। इस फार्मूला से तो हम लोग ये निकाल सकते हैं ना। अब इसको देखने से क्या पता चला कि अगर प्लेट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, D को, अगर हम D को बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक का वैल्यू बढ़ता है, दूसरे का वैल्यू घटता है। तो यहाँ पर देखिए D का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, उल्टा रिलेशन होगा। वहीं अगर एरिया, इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेट को अगर हम मोटा बना दें, थिकनेस उसकी बढ़ा दें, तब क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ देख रहे हैं आप रिलेशन से। तो ए और डी का दोनों का क्वेश्चन अगर आपसे आएगा तो आप बना लेंगे। आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। यहाँ पर बात हो रही है डिस्टेंस की, दूरी की। समानांतर पट्टी की 2 पट्टिकाओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया गया, दुगना कर दिया गया। पहले अगर 10 सेंटीमीटर था तो बढ़ा के उसको 20 सेंटीमीटर कर दिया गया। ठीक, तब अब क्या होगा इसका आंसर, तब इसके जो कैपेसिटी है वो 2 गुना घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या मैंने बोला था कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घटेगी, तो डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी 4 गुना घटेगी, डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी 2 गुना घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। किरचॉफ्स के 2 रूल होते हैं, 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। दोनों के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से अभी आपके लिए बता देते हैं। फर्स्ट लॉ और इधर है सेकेंड लॉ। पहला लॉ को हम लोग बोलते हैं KCL, दूसरे को बोलते हैं KVL। C डिनोट करता है करंट को, किरचॉफ्स करंट लॉ, और V डिनोट करता है वोल्टेज को, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका एक और नाम है पॉइंट रूल, दूसरा नाम है जंक्शन रूल, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो उसको बोलते ही हैं। इधर देखिए, इसका नाम है मेश रूल और लूप रूल। ये इसके नाम हो गए अलग अलग। कभी कभी इन नामों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलेगा किरचॉफ्स लूप रूल किस पर आधारित है। यहाँ पर तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ, या देखिए यहाँ पर बोल रहा है पॉइंट रूल। तो पॉइंट रूल अगर आप ये नाम नहीं जानेंगे तो ये कैसे समझेंगे कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। इसीलिए आपको इसके अलग अलग नाम को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है।
अब सवाल उठता है कि ये किस पर आधारित है। तो ये पहला रूल जो है वो आधारित होता है चार्ज के कंजर्वेशन पर, और दूसरा रूल जो है आधारित है एनर्जी के कंजर्वेशन पर। एक चार्ज और दूसरा एनर्जी। तो यहाँ पहला पूछ रहा है तो पहला हो जाएगा चार्ज पर, आवेश के संरक्षण पर ये सिद्धांत काम करता है। आगे छठा क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस, ये अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है एसी, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जितने भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं सारा का पीडीएफ, सारा का वीडियो हमारे ऐप पर, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऐप जो है उसको डाउनलोड करेंगे, सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। आप हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। मेरे वीडियोस को पीछे आप देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स वहाँ पर हैं, हैंड रिटेन नोट्स दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताया गया है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से क्वेश्चन। बोल रहा है फेज डिफरेंस। फेज का मतलब होता है बच्चों फिजिक्स में एंगल। कहीं भी अगर आपको फेज लिखा हुआ दिख जाए, समझ जाइएगा वहाँ पर एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच कितना फेज डिफरेंस होता है जब एसी सर्किट में लगा होता है रजिस्टेंस, एक रजिस्टर लगा होता है एसी सर्किट में, तो उस समय करंट और वोल्टेज के बीच में कितना का कोण का अंतर होता है। तो याद रखिएगा उस समय करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 0 डिग्री। करंट और वोल्टेज साथ में चलते हैं, तो जब दो चीज़ साथ में चलेंगे तो उनके बीच कोई अंतर नहीं होगा। यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस के जगह जोड़ देता इंडक्टर, एक नया वर्ड जोड़ देता इंडक्टर, तब आंसर इसका बदल कर हो जाता 90 डिग्री। अगर जोड़ देता कैपेसिटर कि सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा हुआ, तब कितना का अंतर होगा, तब भी आंसर होगा 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका 2-3 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सबको बताइए। जो आपके दोस्त नहीं जानते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो, और हमसे ज़रूर जुड़िए। जहाँ दिक्कत होती है स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप तुरंत कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी। ये जो घटना है EMI जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने हमें बताया था। तो आप पढ़े होंगे फैराडे, बहुत ही मशहूर और बहुत ही साइंटिस्ट, नामी गिरामी, उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था और उसके आधार पर बताया था हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस घटना के बारे में। तो 7th का आंसर हो जाएगा बी, फैराडे। देख रहे हैं आप स्क्रीन में। 8 नंबर क्वेश्चन, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक आवृत्ति किस रे की होती है। ये क्वेश्चन है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे छोटा यूनिट है। सबसे बड़ा यूनिट आप जानते हैं ऑप्टिक्स है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और सबसे छोटा जो यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसी से ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं 7 तरह की होती हैं। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, और लास्ट में है बच्चों गामा रे। ये 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इनको जो मैंने यहाँ लिखा है एक ऑर्डर में लिखा है, एक सीक्वेंस है, और किस आधार पर लिखा है वो भी आप जान जाइए।
आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, कमेंट करके बता भी सकते हैं। ये जो ऑर्डर बना हुआ है ये है डिक्रीजिंग वेवलेंथ के आधार पर, डिक्रीजिंग वेवलेंथ के आधार पर। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब डिक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब क्या है बच्चों, कि सबसे ऊपर जो वेव है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ वाली वेव है। एक मिनट, यहाँ पर रेडियो वेव और तब यहाँ पर माइक्रोवेव होगी। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ वाली वेव है वो है रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, उससे कम वेवलेंथ। धीरे धीरे वेवलेंथ घटता जाएगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वेवलेंथ वाली वेव कौन है तो आंसर होगा गामा रे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने समझा। बट यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है ये वेवलेंथ से नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, आवृत्ति से। अब हमको ये जानना होगा कि वेवलेंथ और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें रिलेशन कैसा होता है। तो यहाँ रिलेशन मैंने लिख दिया है, लैम्डा डिनोट करता है वेवलेंथ को, और ये जो न्यू है ये डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को। और यहाँ आप देख रहे हैं दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है। इसका यही मतलब है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि अगर एक चीज़ का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरे चीज़ का वैल्यू घटेगा। तो अगर जिस वेव का वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगा, और जिस वेव का वेवलेंथ बहुत ही कम है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, हाई होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहले तो कंसेप्ट हमने समझ लिया, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, ब्लू लाइट, इंफ्रारेड, 4 तरह की रेज दी हुई हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा। तो आप देख रहे हैं ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में है, तो इधर से हो जाएगा डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, क्योंकि एक दूसरे का दोनों उल्टा है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, गामा रे का। आंसर हो जाएगा पहला गामा रे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपका समय शुरू हो जाता है अब। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बता रहे हैं। जिनको पता है, जो पढ़े हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, वो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आप लोग को बताना है कितना जल्दी आप इसका आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन बायोट सेवर्ट लॉ से है, आप लोग पढ़े हैं बायोट सेवर्ट लॉ, उससे आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है कि एक करंट कैरिंग वायर है, इसके इतनी दूरी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। करंट आई पास हो रहा है, एलिमेंट यहाँ पर dl लेते हैं, डिस्टेंस r है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके समानुपाती होता है? तो dB का फॉर्मूला आपको याद होगा, μ0/4 I dl साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। अब देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं तो आप क्वेश्चन धड़ल्ले से बना लेंगे एग्जाम में, आपको जरा सा भी देर नहीं लगेगा। बस क्वेश्चन देखें, फटाक से आंसर पर टिक किए, जरा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप वही टाइम दूसरे क्वेश्चन पर देंगे। इसलिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा, फार्मूला जितने भी हैं चैप्टर वाइज मैंने आपको करा दिया है, आप ज़रूर फार्मूला सीट को देख कर जाएंगे ताकि क्वेश्चन आप तुरंत जल्दी से बना लें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा गया, कुछ घुमाने का नहीं है।
SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सारे बच्चे जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग टेस्ला में मापते हैं, उसका SI मात्रक है टेस्ला, ऑप्शन बी। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इज I0। ये भी क्वेश्चन इजी है, इसका भी आंसर आप बता सकते हैं। पीक वैल्यू मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा, हाईएस्ट। पीक का मतलब होता है चोटी। जैसे हम लोग पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ की पीक पर पहुंच गए, मतलब पहाड़ की चोटी पर, सबसे ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच गए, उसकी बात हो रही है। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को I0 से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होगा। पीक वैल्यू अगर I0 है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम लोग RMS वैल्यू भी बोलते हैं। RMS वैल्यू का रिलेशन याद होगा, आप बता सकते हैं। RMS बराबर था I0 बटा में √2, या कभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखना हो तो I0 बराबर लिख सकते हैं √2 इंटू RMS। इससे एक छोटा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला याद है, तुरंत आप आंसर बना दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन क्या है, डुअल नेचर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर का नाम आपके लिए हम लिख दे रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये है यूनिट नंबर 7, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन क्या होता है बच्चों, फोटोन है लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स। जैसे अभी मेरे ऊपर ये स्टूडियो में लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो लाइट रे जो आ रही है, इन रेज में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, इन्हीं पैकेट्स का नाम है फोटोन। और बोला जा रहा है बताइए इन पैकेट्स की एनर्जी कितनी होती है। तो इन पैकेट्स की एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, लाइट रे की फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड होता है, तब यहाँ कांस्टेंट जो ऐड होगा H प्लैंक कांस्टेंट ऐड होगा और फार्मूला बनेगा E=H न्यू, ऑप्शन नंबर ए। H जहाँ है प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर H डिनोट करता है प्लैंक, जो साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ही निकाला था इसका वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट। देख रहे हैं किस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं। बस आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की तैयारी करके जानी है। आप जो क्वेश्चंस यहाँ बताए जा रहे हैं इनको अच्छे से कब रिवीजन करके जाइएगा, आपका बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से भिड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। The force which causes scattering of alpha particles in the Rutherford alpha particle scattering experiment। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और इसी टॉपिक को हूबहू फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़ना है और क्लास 11 में केमिस्ट्री में यही टॉपिक पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अगर आपने वहाँ पढ़ा है तो आप यहाँ उसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा फोर्स है जो अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग के लिए उत्तरदायी है, मतलब अल्फा पार्टिकल के लिए प्रकीर्णन में कारण कौन सा फोर्स बनता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ हमने देखा था कि एक लीड कैविटी थी, यहाँ पर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस रखा गया था जिसमें हम लोग बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, उसको रखा गया था।
उससे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट गोल्ड फॉइल पर कराया गया था। ये गोल्ड सोना की पतली सी परत थी, गोल्ड मतलब सोना, फॉइल मतलब परत, उस पर जब इसका बॉम्बार्डमेंट कराया गया था तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे पार हो गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे पार हो गए, कुछ उसी रास्ता में वापस मुड़ के आ गए जिस रास्ता से वो गए थे, रिटर्न बैक हो गए। तो यहाँ रिटर्न बैक होने का कारण क्या था, वही यहाँ पर पूछा गया। कौन सा फोर्स था जो उन अल्फा पार्टिकल्स को वापस उसी दिशा में भेज दिया जहाँ से वो आए थे। तो देखिए, ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गए थे, इनका नेचर होता है पॉजिटिव। अब ये जब वापस आ रहे हैं, मतलब रिपेल होकर, प्रतिकर्षित होकर वापस आ रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होंगे जो इनको क्या किए, रिपेल कर दिए। तो प्लस प्लस में जो रिपल्सन हो रहा है, ये हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ में, बी नंबर, कूलम्स लॉ, और उसका आंसर है कूलम्स फोर्स। मतलब कूलम्स फोर्स ही वह ऐसा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इनको रिपेल करने के लिए वापस अपने पाथ पर जहाँ से ये आए थे। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप जो पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो सीरीज हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में लाई करता है। लाइमन, बामर, पास्चन, पीफन, ब्रैकेट, 5 तरह के सीरीज होते हैं। तो अब इनमें से कौन सा सीरीज किस रीजन में लाई करता है, लाई मतलब रहता है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है और ये ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि कुछ नए नए क्वेश्चन भी आपसे पूछे ज़रूर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे पीछे के क्वेश्चन से उठाकर आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चंस की कमी नहीं है फिजिक्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो ज़रूर कुछ नए क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है। अब आपको बताना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये जो कौन सी सीरीज है जो कि विजिबल रीजन में पड़ती है। 4 ऑप्शन यहाँ आपके लिए दिया गया है। बामर, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट। सही उत्तर होगा इसका बामर सीरीज। ये साइंटिस्ट का नाम है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चारों ऑप्शन, ये 4 नए अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। तो याद रखेंगे बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन के स्पेक्ट्रम में लाई करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम है, मैक्सिमम है। तो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको बताया था। और ये ध्यान देंगे कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी उसकी भेदन क्षमता भी उतनी ज़्यादा होती है। तो अभी जो सीरीज हमने देखी थी 7 वेव्स की, उसमें आपने देखा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है गामा रे की। तो गामा रे की ही भेदन क्षमता, मतलब पार करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, गामा रे। 15 का आंसर हो जाएगा सी, गामा रे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे हम लोग और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में। आइए यहाँ पर देखते हैं। जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें बाहर से कुछ भी इम्प्योरिटी को नहीं ऐड किया गया है, जो कि अपने प्योर फॉर्म में है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है। अब हमको क्या करना है, उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, ऐड सम इम्प्योरिटी। तब ऐड करने पर यही प्योर सेमीकंडक्टर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर।
P यहाँ डिनोट करता है पॉजिटिव टाइप, N डिनोट करता है नेगेटिव टाइप को। ठीक है, और याद रखेंगे बच्चों, सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होल्स होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल्स में चार्ज कैरियर्स कौन है, तो आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की अगर बात करें जो कि कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है सेमीकंडक्टर की। तो जब सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे उसमें दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स भी जो कि पॉजिटिव नेचर के होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं जो कि नेगेटिव नेचर का होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है एन टाइप और पी टाइप से रिलेटेड। यहाँ बोल रहा है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में। तो जब नेगेटिव टाइप की बात करेंगे तो वहाँ मेजॉरिटी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी हो जाएंगे होल्स। नेगेटिव टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी और होल्स की संख्या कम होगी। अब इसी को आप आगे उधर बढ़ाते हैं पी टाइप की ओर, तब अगर मेजॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएंगे होल्स और अगर माइनॉरिटी की बात करें तो हो जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। यही आपको याद रखना है, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन टाइप बोला है और मेजॉरिटी बोला है। तो देखिए एन टाइप में मेजॉरिटी में मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। 17 नंबर क्वेश्चन, 3 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में उनको जोड़ा गया है, तो उनकी तुल्य धारिता मतलब फाइनल कैपेसिटेंस कितनी होगी। 3 कैपेसिटर हैं और तीनों को श्रेणी क्रम मतलब कि सीरीज में जोड़ा गया इस तरह से, पहला कैपेसिटर, इसी के बाद दूसरा कैपेसिटर और इसी के बाद तीसरा कैपेसिटर। इसका C है, इसका भी C है, इसका भी C है, तीनों का कैपेसिटेंस C है। तब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, याद होगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए इसका भी C है, इसका भी C है, इसका भी C है, पुट कर दीजिए 1/C 1/C 1/C, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3/C। तो ये आंसर निकला 1/C का। हमें इक्विवेलेंट पूछा गया तो हम C निकालेंगे, तो C निकालेंगे, रेशियो जब उल्टेगा तो यहाँ भी उलट जाएगा, तो हो जाएगा 3/C। ऑप्शन नंबर ए सही है, 3/C। यही क्वेश्चन अगर आपसे बोल देता समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम के जगह मतलब सीरीज के जगह, देखिए क्वेश्चन में सीरीज लिखा हुआ है ना, ध्यान से पढ़िए। अगर सीरीज के जगह पैरेलल कर देता तब एक और क्वेश्चन हो जाता, तब उसका आंसर आप क्या लिखते। तो अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तब पैरेलल में होता है बच्चों C बराबर C1 C2 C3। इसका भी C है, इसका भी C है, इसका भी C है, तब आंसर होता 3C, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। देखिए, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। सारे बच्चे आंसर जानते हैं लेकिन क्या होता है, हड़बड़ाकर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं, दूसरा में टही लगा कर आ जाते हैं और सोचते हैं मेरा तो सही होगा। बाद में आकर देखते हैं तो सोचते हैं अरे यहाँ पूछा गया था सीरीज और हमने बना के आया पैरेलल। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 18 नंबर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मतलब कि उनकी चालकता। देखिए इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक तरफ है कंडक्टर्स और दूसरी तरफ है बच्चों सेमीकंडक्टर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, उल्टा होगा। अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, ठीक है, और कंडक्टेंस जिसको G से डिनोट करते हैं वो घट जाता है, तो यहाँ कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो देखिए
इस सिंबल को ध्यान से समझिए। टी डिनोट करता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का अपोजिट है। अगर एक बढ़ता है दूसरा घटता है। देख रहे हैं रिलेशन, समझ में आ रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब इसका उल्टा कर देना है आपको सेमीकंडक्टर में। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस घट रहा है तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का कम करते जाएंगे, मतलब कोई सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनको अगर हम ठंडा करते जाएंगे, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तब क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे ये इंसुलेटर बन जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है सेमीकंडक्टर का और कंडक्टिविटी का, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा का। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होगी, यहाँ रेजिस्टेंस घट रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी घटेगी। ये कब का केस है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर घट रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा सही होगा। डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल गलत है, टेम्परेचर पर तो निर्भर करता ही है। देख रहे हैं आप रिलेशन से। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखिए तो ये है क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, नहीं तो ये तो गलत हो जा रहा है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, सही है, यही वाला होगा। देखिए वहाँ जो रिलेशन हमने बताया है उससे आप मैच कर सकते हैं। बोल रहा है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी देखिए इंक्रीज कर रहा है, मिल रहा है, मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सही हो गया। अब इस रिलेशन से अगर आपसे कंडक्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी बना सकते हैं, सेमीकंडक्टर का पूछेगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से आपको कंसेप्ट को समझना, दिमाग में आपको उसका कंसेप्ट को बैठाना है, रट कर एग्जाम में नहीं जाना। रट के जाइएगा 100% गारंटी है मेरे तरफ से कि भूल जाइएगा। इसलिए फिजिक्स रटो मत, समझो, और मेरे साथ हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिजिक्स आपको समझ के जाना है, रट के बिल्कुल नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यह है ऑप्टिक्स से रिलेटेड। बहुत देर से हम लोग ऑप्टिक्स का वेट कर रहे थे कि ऑप्टिक्स से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। चलिए अब आपके सामने यहाँ ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर आप ही हमको बता दीजिए। आपने पढ़ाई की है, तैयारी आपकी हो चुकी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप से पूछा गया है। द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि ये सरल सूक्ष्मदर्शी है क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। तो वो जो हम लोग लेंस देखते हैं ना, अपने घर में रखते भी हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे, लेंस लेते थे, कागज़ रखते थे और सनलाइट से उसको कागज़ को हम लोग ऐसे ऐसे करके जला देते थे। तो वही लेंस जो हम लोग ऐसे गोल ऐसा बना हुआ रहता है ना ऐसे, और उसको पकड़ने के लिए ऐसा स्टैंड जैसा बना रहता है, हाथ में हम लोग उसको पकड़ते हैं। यही जो लेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि इस माइक्रोस्कोप से जो ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, किसी वस्तु को जो हम देखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है। बहुत ही आसान है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th में आपने बोर्ड एग्ज़ाम देने समय जो पढ़ा होगा ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर में, ये क्वेश्चन वहाँ भी मिलता है और वही क्वेश्चन 12th क्लास में भी है। बिल्कुल आसान है। तब इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन को चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए इमेजिनरी एंड इरेक्ट, काल्पनिक व सीधा, इमेजिनरी व इन्वर्टेड, काल्पनिक व उल्टा, रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक व सीधा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा।
4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो याद रखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी से जो इमेज बनता है वो हमेशा इमेजिनरी बनता है, काल्पनिक, और काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। आप किसी चीज़ को लेंस से ऐसे देखिएगा तो आपको सीधा दिखाई देगा उसका इमेज, उल्टा नहीं दिखाई देता। आप लोग देखते हैं ना, जासूस लोग ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे क्या है, छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए। आप घड़ी जहाँ बनती है उन दुकानों में जाएंगे तो जो घड़ी बनाने वाले कारीगर रहते हैं वो भी अपने आँख में छोटा सा ऐसे लेंस लगा कर देखते हैं कि घड़ी में जो पार्ट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको बड़ा करके देखने के लिए इसी सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। 20 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी इन फॉग। फॉग मतलब कोहरा, जो आजकल हम लोग को बहुत जाड़े के दिनों में देखने को मिलता है। उस कोहरे में किस किरण के द्वारा फोटोग्राफी हम आसानी से कर पाते हैं? तो 7 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके बहुत सारे यूजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं। उन्हीं यूज में एक है इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फोटोग्राफी में। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, ये उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि फिजिक्स का सबसे छोटा चैप्टर है, मैंने आपको बताया था। इसका स्पीड कितना होता है? 1/√μ0ε0, 1/√μ0ε0। ये c मतलब स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है, और यही c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है, कॉमन है। जो 7 तरह के वेव्स मैंने लिखा था थोड़ा देर पहले, उनका खासियत यही है कि उन 7 की 7 का जो स्पीड है यही होता है, सबका स्पीड सेम है। अंतर क्या है? तो किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी का वेवलेंथ ज़्यादा है। सब वेव्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और सारे वेव्स का वेवलेंथ भी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है। आपको ये याद नहीं रखना कि किसका वेवलेंथ कितना होता है, हाँ बस आपको ये याद रखना होगा कि कौन सा वेव का वेवलेंथ ज़्यादा है और किसका कम है। तो जो ऑर्डर मैंने आपको समझाया था उस ऑर्डर को आप ध्यान दीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ये क्वेश्चन भी अभी हमारे सामने थोड़ी देर पहले आया था। प्लैंक कांस्टेंट देखे थे हम लोग अभी। लैम्डा बराबर फॉर्मूला है h/p। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, E बराबर h/ν। जहाँ आपको दिख रहा है, जो फॉर्मूला आपको याद है, आप किसी से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसी से कर लेते हैं। हमको निकालना है किसका? डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट का। तो प्लैंक कांस्टेंट h है, h बराबर हो जाएगा बच्चों लैम्डा × p। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट पहले हम लोग लिख लेते हैं मीटर होता है, और p डिनोट करता है मोमेंटम को। तो मोमेंटम से हम लोग लिखते हैं मास × वेलोसिटी। ये मीटर, मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर क्या हो गया? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको डायमेंशन में चेंज कर दीजिए। kg मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? m। डिस्टेंस के लिए l लिखते हैं तो l का पावर 2, और टाइम के लिए t लिखते हैं -1। चलिए जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। mL2t-1, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। mL2t-1। देखिए यूनिट और डायमेंशन कभी रट के नहीं जाना है। देखिए आपके सामने ही हम बना दिए, आपको भी इसी तरह से एग्जामिनेशन में बना लेना है। तुरंत रफ में जाइए और फटाक से बना लीजिए, रट कर बिल्कुल नहीं जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल किनको बोलते हैं? ये है एटम का सेंट्रल पार्ट, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट बने होते हैं जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और यहाँ पर जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, 2 पार्टिकल होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही तीनों फंडामेंटल पार्टिकल में आते हैं। इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। 3 पार्टिकल हो गए। इन तीनों को छोड़कर जो भी होगा वो फंडामेंटल नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन ये तो है, प्रोटॉन ये भी है, इलेक्ट्रॉन ये भी है, अल्फा पार्टिकल ये तो नहीं है।
आंसर हो जाएगा 23 का डी नंबर, अल्फा पार्टिकल। 24 नंबर क्वेश्चन, अगर एक इन एन एटम इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम। ये क्वेश्चन है एटम चैप्टर से और ये है बोर्स थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये टॉपिक का नाम है, एटम चैप्टर हो गया, बोर्स थ्योरी हो गया। इसमें हम लोग पढ़े थे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो उसी पाथ में चक्कर लगाएंगे जहाँ पर उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के मल्टीपल में होगा। NH/2π, जहाँ n डिनोट करता है क्वांटम नंबर्स को, तो अगर 1 पुट करेंगे तो पहला के लिए हो जाएगा H/2π। खोजिए ऑप्शन कहाँ पर है, H/2π पहला ऑप्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या की कोटि होती है। एटम चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एटम है उसका रेडियस कितना होता है। एटम मतलब कि ये पूरा, और ये बीच का पार्ट है न्यूक्लियस। दो चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, एटम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस छोटा होता है, सेंट्रल पार्ट है, और एटम बाहर का पूरा बड़ा है। ठीक है, जैसे आपका पूरा बड़ा घर वो एटम हो गया, और घर के अंदर एक छोटा सा जो टेबल है, टेबल में जो किताब रखी हुई है वो किताब है न्यूक्लियस। तो बड़ा कौन होगा, किसका रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा, एटम का, और न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। एटम का जो रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखिएगा। और अगर न्यूक्लियस का पूछेगा तो 10⁻⁻15 मीटर आंसर आप इसका लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने परख जो मॉडल सेट है उसका पहला मॉडल सेट को सॉल्व कर लिया, सारा MCQ कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग मॉडल सेट 2 के MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हो गया।